चाय अपने भी पियेंगे, ये नहीं कि मेरे लिए ही पियाएंगे। हाँ, 3-4 ले आएंगे आप। इधर ऐसे करके गाड़ो। दोस्तों, मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। प्रत्याशी जमानिया विधानसभा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक बहुत ही अहम प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो राष्ट्र की समस्याओं के निराकरण के लिए और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता के 74-75 वर्षों बाद भी राष्ट्र के संवैधानिक विधि व्यवस्था के अनुसार समतामूलक राष्ट्र नहीं बन पाया है। सिविल कोड और राष्ट्र की एक समान नागरिकता होने के बाद भी हमारा राष्ट्र बहुल जातीय, बहुल सांप्रदायिक इत्यादि वर्गों में विभक्त है, जिसका स्पष्ट प्रभाव हमारे गवर्नमेंट सरकारी कार्यालयों में अपने दायित्व को निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के दायित्व निर्वहन पे भी पड़ता है। कुछ लोग अपने आजीवन गवर्नमेंट के खजाने से वेतन भत्ते लेते हुए अपना पूरा जीवन अपने वर्ग विशेष, जाति विशेष के लोगों के पक्ष में कार्य करने, दूसरे व्यक्तियों के राह में रोड़े अटकाने और केस मुकदमे क्रिएट करने तथा केस मुकदमे देने में बिता देते हैं। फिर भी वे वेतन भत्ते, पेंशन भत्ते इत्यादि के अधिकार को लेकर के रिटायर होते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या राष्ट्र की सरकारी सेवा में आने के बाद भी किन व्यक्तियों को पेंशन भत्ते दिए जाने चाहिए और किन को नहीं दिए जाने चाहिए, इसके क्या आधार होंगे। तो मित्रों, मेरा दृष्टिकोण इस पे यही है कि जो भी सरकारी सेवा में आए, सरकारी सेवा को समाप्त करने के बाद अगर उनका मूल्यांकन निष्पक्षता से विधि व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्व निर्वहन वो नहीं कर पाए हैं, तो उनको किसी भी रूप से पेंशन भत्ते के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि उनके सेवा कार्यों का मूल्यांकन करके अगर विधि व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपने दायित्वों के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उनसे वसूली किए जाने चाहिए, जिससे आने वाले लोग निष्पक्षता और विधि व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्वों को निर्वहन कर सकें और वैसे लोगों को पेंशन भत्ते भुगतान किए जाने चाहिए। आज मित्रों, मैं एक अपने हाई कोर्ट के दरवाजे पर न्याय के लिए दस्तक देने वाले औरैया जिले तहसील बिधुना ग्राम पूर्वापट्टी के निवासी
उदल सिंह की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा और इसमें इनके मामले में अधिकारियों तथा न्यायालय के दृष्टिकोण को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें आप समझ सकेंगे कि इनके साथ न्याय किस तरह से इनको मिलना चाहिए और न्याय करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के साथ क्या कार्रवाई होना चाहिए। मित्रों, इनके पिताजी 1962 इनके पिताजी कब से 1962 में 1962 के चीन के युद्ध में सफलता पाई थी। चीन के विरुद्ध लड़ते हुए भारत के को सैनिक सेवा प्रदान किए थे तथा उस सैनिक सेवा में रहते हुए ही इनकी मदर के नाम से इनके गांव में जो भूमि कृषि भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी, उसमें कृषि भूमि आवंटन किया गया था और विधि व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट है कि अगर किसी महिला का भूमि है तो उसके उत्तराधिकारियों को ही वो उत्तराधिकार घोषित किया जा सकता है। इनके पिताजी सैनिक सेवा से रिटायर होने के बाद अपने गांव आते हैं। उस भूमि का नामांतरण अपने नाम से कराने का भी उन्होंने प्रयास किया, जिससे कि विधि व्यवस्था के अनुसार उनके पुत्रों को मिल सके, किंतु उनका नामांतरण नहीं हो पाया, बल्कि राज्य सरकार बनाम साधु एवं अन्य के विरुद्ध तहसीलदार माननीय श्रीमान तहसीलदार महोदय विधुना के कोर्ट में वाद प्रस्तुत करके वाद संख्या 28/1969 प्रस्तुत करके 29 मई 1970 को वो खारिज करके इनके पूरे परिवार को हेराया हुआ रिपोर्ट लगा करके वो ग्राम सभा में निहित कर दिया गया। बाद में ग्राम सभा द्वारा अन्य मजबूत बलशाली मनी मसल पावर में मजबूत लोगों को पट्टे इत्यादि के कार्रवाइयों में दे दिया गया, जबकि ऐसी विधि व्यवस्था के विरुद्ध है। इन्हीं साक्ष्यों को लेकर के इन्होंने 2018 में मुझसे अपनी बात सुनाई और इन्होंने कहा कि हमारी भूमि को दबंगों ने हड़प लिया है। उस दबंगई के खिलाफ मैंने जिलाधिकारी औरैया को एक प्रार्थना पत्र इनके तरफ से इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें थाने स्तर से भेजा गया। थाने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित न होने पर इनके तरफ से क्रिमिनल रीट संख्या 17/546 2018 श्रीमान न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन इनके जो माँ के नाम से खतौनी है उसको देख करके विधि व्यवस्था का संज्ञान लेकर के प्रिमा फेसाई उसमें जो है इशू नोटिस होना चाहिए, जिससे वास्तव में सत्यता क्या है जिले और तहसील के अधिकारी उसमें अपनी रिपोर्ट लगाते, स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से वो सत्यता कोर्ट के समक्ष आती, उस सत्यता के सापेक्ष उसका निस्तारण होता, किंतु ऐसा नहीं किया गया। उसमें एक इमेजिनरी सीम्स टू बी दिस इज़ ए सिविल मैटर्स करके वो इनका रीट खारिज कर दिया गया, जिसमें मैंने रेस्टोरेशन डाला इनके अधिवक्ता के रूप में। रेस्टोरेशन पे भी वाद को इस तरह से लिस्ट किया गया कई लिस्टिंग के बाद कि वो मेरे संज्ञान से छुपाया गया और उसको खारिज किया गया। मैंने रिव्यू एप्लीकेशन दिया, आज भी वो रेस्टोरेशन रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग है। तहसील पर इन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन उस बात की जानकारी होने पर दिया, किंतु वहाँ पे रिकॉल एप्लीकेशन पे भी हियरिंग नहीं हो रहा है। ऐसी स्थितियों में मैं इस बात को जो आपके सामने प्रश्न रखा है कि जिस समय ये बात 28/1969 श्रीमान न्यायालय तहसीलदार विधुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ये आपके समक्ष बैठे उदल सिंह और इनके 3 भाई नाबालिग थे, 5, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष की अवस्था में थे। इनको क्या वाद की जानकारी है, क्या विधि व्यवस्था की जानकारी है,
क्या उत्तराधिकार की प्रक्रिया की जानकारी है, कुछ भी न होने पर ऐसी स्थितियों में हमारे कोर्ट और अधिकारियों का सुओ मोटो दायित्व है कि इनके संरक्षण में अपने दायित्वों का निर्वहन करें, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और आज भी जब इनके दायित्वों को निर्वहन करने का जबकि स्पष्ट विधि व्यवस्था है कि किसी विधवा महिला का भूमि उनके अधिकारियों, उनके उत्तराधिकारियों को ही दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थितियों में ये प्रश्न उभर कर आया कि वास्तव में पेंशन भत्ते रिटायर होने के बाद किसको दिया जाना चाहिए। यही इसी का उत्तर मैंने दिया कि जो निष्पक्षता से विधि व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं, कर रहे हों, उन्हीं को पेंशन भत्ते स्वीकृत किए जाने चाहिए। अन्यथा अगर विधि व्यवस्था के अनुसार निष्पक्षता के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया है तो उनके वेतन भत्ते से वो वसूल किया जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका भी दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आप सभी के प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा होगी। राष्ट्रहित में, लोकहित में, विधि व्यवस्था और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षण में सप्रेम नमस्कार।